अगर किसी अनजान शहर में रेलवे स्टेशन से उतरकर बैंक तक जाना हो तो रास्ता कैसे खोजा जाएगा? शायद किसी से पूछकर। हाँ, या फिर एक नक्शे की मदद से। और आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है कि हम इंसान इस विशाल पृथ्वी पर किसी भी जगह की सटीक स्थिति का पता आखिर लगाते कैसे हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास स्रोत के तौर पर भूगोल की एक पाठ्यपुस्तक का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है जिसका शीर्षक है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये कागज के टुकड़े जिन्हें हम नक्शे कहते हैं ये काम कैसे करते हैं। वो कौन सा जादू है जो पूरी दुनिया को एक पन्ने पर समेट लेता है। और ये अक्षांश देशांतर जैसी जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो असल में तो कहीं है ही नहीं, वो हमारी घड़ियों को कैसे नियंत्रित करती हैं। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज से कोई 1500 साल पहले हमारे अपने ही एक महान खगोलविद आर्यभट्ट के एक विचार के साथ। उन्होंने कहा था पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और ये गोलाकार है। सोचिए उस दौर में ये कह देना कि पृथ्वी सपाट नहीं गोल है। ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा। और इसी गोलाकार पृथ्वी के रहस्य को आज हम परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो कहां से शुरू करें? चलिए एक बहुत ही सरल चीज से शुरुआत करते हैं। हमारे स्रोत में एक छोटे काल्पनिक नगर का नक्शा दिया गया है। हाँ, मैंने देखा। उसमें रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है, बाजार है, बैंक भी है। ये एक गाइड की तरह है ना? हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सी चीज कहाँ है, बल्कि वहां तक पहुंचने के रास्ते भी सुझाता है। मतलब जानकारी को देखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है ये। तो फिर यहाँ से एक सवाल उठता है, किसी भी नक्शे को एक अच्छा नक्शा क्या बनाता है? स्रोत कहता है कि इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। सही। अब सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। मैंने हमेशा ये सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश जो 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा चौड़ा है, हाँ, वो एक किताब के छोटे से पन्ने पर आखिर आ कैसे जाता है? ये सवाल ही इस पहले घटक का जवाब है। इसका राज है स्केल या पैमाना। स्केल। हाँ, सोचिए ये कितनी कमाल की बात है कि हजारों किलोमीटर फैले एक महाद्वीप को एक कागज पर उतारने की तरकीब, वो सिर्फ एक साधारण गणित के नियम पर आधारित है। अच्छा। जिसे स्केल कहते हैं। यह असल में एक तरह से दुनिया को सिकोड़ने का एक जादुई मंत्र है। जादुई मंत्र। मुझे ये तरीका पसंद आया। मतलब हम ये तय कर लेते हैं कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब जमीन पर मान लीजिए 500 मीटर होगा। बिल्कुल। और बस इसी अनुपात से पूरा शहर या देश उस कागज पर उतार आता है। और ये स्केल बहुत जरूरी होगा फिर तो। अरे बहुत ज्यादा। इसके बिना नक्शा बस एक अधूरा चित्र बनकर रह जाएगा। आप 2 जगहों को देख तो पाएंगे, पर दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी नहीं लगा सकते। जैसे स्रोत में दिए भारत के एक नक्शे में बताया गया है कि मुद्रित रूलर पर 2.5 सेंटीमीटर असल में जमीन पर 500 किलोमीटर के बराबर है। 500 किलोमीटर? हाँ, स्केल के बिना ये जानकारी असंभव है। तो स्केल से दुनिया कागज पर तो आ गए, पर अगर यही ना पता हो कि कागज पर ऊपर का मतलब जमीन पर किधर है, उत्तर में या दक्षिण में, तो हम फिर भी खो जाएंगे। बिल्कुल। यहीं पर दिशा की भूमिका आती है ना? एकदम सही। इसीलिए ज्यादातर नक्शों में आपने देखा होगा ऊपर दाहिने कोने में एक तीर बना होता है। हाँ, जिस पर ऊ लिखा होता है। वो उत्तर दिशा का सूचक है। और एक बार आपको उत्तर का पता चल गया तो बाकी मुख्य दिशाएं पूर्व, दक्षिण और पश्चिम समझना तो बच्चों का खेल हो जाता है। हाँ, इसके अलावा मध्यवर्ती दिशाएं भी होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम, जो हमें और सटीक जानकारी देती हैं। ठीक है, तो दूरी हो गई, दिशा हो गई। अब आता है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प घटक, प्रतीक चिन्ह। ये नक्शों की अपनी एक खुफिया भाषा लगती है मुझे। अगर हम नक्शे पर हर मंदिर, हर डाकघर, हर पुलिस स्टेशन की असली इमारत बनाने लगे, तब तो वो नक्शा नहीं बल्कि एक और शहर बन जाएगा। जगह ही नहीं बचेगी और कुछ समझ भी नहीं आएगा। सही बात है। इसीलिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत में बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे रेलवे लाइन के लिए खास तरह की धारीदार रेखा, पक्की सड़क के लिए 2 सीधी रेखाएं, कच्ची सड़क के लिए टूटी हुई रेखाएं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये प्रतीक हर देश में एक जैसे होते हैं? या अगर मैं किसी दूसरे देश का नक्शा देखूं, तो क्या वहां पुलिस स्टेशन का मतलब PS ही होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, काफी हद तक ये प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझे जाते हैं। लेकिन हर देश की अपनी मानकीकरण संस्था भी होती होगी। हाँ बिल्कुल। जैसे भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग मतलब सर्वे ऑफ इंडिया
इन चिन्हों को मानकीकृत करता है। अच्छा, इसका फायदा ये है कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी नक्शे को आसानी से समझ सकता है। ये एक सार्वभौमिक भाषा बनाने की कोशिश है। तो दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीनों मिलकर एक साधारण कागज के टुकड़े को जानकारी के एक शक्तिशाली उपकरण में बदल देते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। नक्शे तो सपाट कागज पर बनते हैं, पर हमारी पृथ्वी तो गोल है। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती है। एक गोल चीज को सपाट कागज पर बिना किसी गड़बड़ी के सही कैसे दिखाया जा सकता है? ये नक्शा नवीसी मतलब कार्टोग्राफी की सदियों पुरानी चुनौती है। स्रोत में एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया गया है इसे समझने के लिए। क्या? एक संतरा लीजिए और उसे छीलकर उसके छिलकों को सपाट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा। आप पाएंगे कि छिलके बिना टूटे या मुड़े सपाट हो ही नहीं सकते। बस यही समस्या पृथ्वी का नक्शा बनाने में आती है। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। बिल्कुल। किसी भी सपाट नक्शे में ध्रुवों के पास के इलाके या तो बहुत ज्यादा खिंच जाते हैं या विकृत हो जाते हैं। तो इस समस्या का कोई तो हल होगा? सबसे सटीक हल है ग्लोब। ग्लोब? हाँ, चूंकि ग्लोब और पृथ्वी दोनों का आकार गोलाकार है, इसलिए ग्लोब ही पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों का सबसे सच्चा और सटीक प्रतिनिधित्व करता है। उसमें कोई विकृति नहीं होती। ठीक है, मान लिया कि ग्लोब बेहतर है, लेकिन ग्लोब पर मैं दिल्ली जैसी किसी एक छोटी सी सटीक जगह का पता कैसे लगाऊं? मैं किसी को ये कैसे बताऊं कि दिल्ली ग्लोब पर ठीक कहाँ है? बिल्कुल। बस ये कह देना कि एशिया में या भारत में तो काफी नहीं है। यहीं पर इंसानी दिमाग की एक और शानदार खोज काम आती है, जिसे तकनीकी भाषा में कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक प्रणाली। हाँ, निर्देशांक प्रणाली कहते हैं। पर इसका मतलब बहुत आसान है। क्या मतलब है? किसी भी जगह का पता बताने के लिए दो पक्की जानकारियां देना। हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में इस्तेमाल करते भी हैं। अच्छा, कैसे? स्रोत में दो बहुत ही बढ़िया उदाहरण हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त से एक बड़े बाजार में मिलना है। आप उसे क्या कहेंगी? मैं कहूंगी प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर मिलो। बिल्कुल। यहाँ दो जानकारियां हैं, पंक्ति नंबर 5 और दुकान नंबर 7। इन दोनों से उसकी सटीक जगह पता चल गई। और दूसरा उदाहरण शतरंज का है। हाँ, खिलाड़ी अपनी चालों को दर्ज करते हैं, जैसे प्यादा घ2 से घ4 पर चला। यहाँ भी दो निर्देशांक हैं, एक अक्षर और एक अंक, जो बोर्ड के हर खाने की एक अनोखी पहचान बताते हैं। शतरंज का बोर्ड तो सपाट है, ये समझना आसान है, लेकिन पृथ्वी तो एक घूमती हुई गेंद है। हाँ, इस पर ऐसा सीधा साधा ग्रिड सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है? इसमें तो बहुत मुश्किलें आई होंगी। बिल्कुल आई, और इसी मुश्किल का हल है वो दो काल्पनिक रेखाएं जिन्हें हम अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हाँ, ये रेखाएं असल में जमीन पर कहीं खींची नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरी पृथ्वी पर एक अदृश्य जाल बना रखा है, जिससे हर जगह का एक अनोखा पता बन जाता है। चलिए इस जाल को थोड़ा खोलते हैं। पहले अक्षांश को समझते हैं। ठीक है। ग्लोब के ठीक बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली एक रेखा की कल्पना कीजिए, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। हाँ, विषुवत वृत्त। इसे 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। ये हमारा शुरुआती बिंदु है। तो अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर किसी जगह की कोणीय दूरी हुई। बिल्कुल। ये भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई लेटी हुई रेखाएं हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। आप ग्लोब पर देखेंगे कि ये वृत्त जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। हाँ, और ठीक उत्तरी ध्रुव पर ये 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिण का एक बिंदु बनकर रह जाते हैं। और स्रोत बताता है कि अक्षांश का हमारी दुनिया पर एक बहुत गहरा असर पड़ता है, खासकर जलवायु पर। सही बात है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश के पास आमतौर पर गर्मी रहती है, उष्ण क्षेत्र। हाँ, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं यानी अक्षांश बढ़ता जाता है, जलवायु शीतोष्ण और फिर शीत यानी ठंडी होती जाती है। एकदम सही। तो ये तो ही लेटी हुई रेखाएं। अब इस ग्रेड को पूरा करने के लिए हमें खड़ी रेखाओं की भी जरूरत है, और यहीं पर देशांतर की भूमिका आती है। बिल्कुल। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलने वाले अर्धवृत्त हैं। इन्हें याम्योत्तर या मेरिडियंस भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है।
अक्षांश के लिए तो हमारे पास भूमध्य रेखा एक प्राकृतिक शुरुआती बिंदु है, मतलब 0 डिग्री। हाँ, एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट है। देशांतर के लिए 0 डिग्री किसे माना जाए? पृथ्वी तो गोल है, कोई भी खड़ी रेखा शुरुआती रेखा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल था। हर देश अपनी सहूलियत से किसी न किसी रेखा को शून्य मान लेता था, जिससे बहुत भ्रम होता था। तो इसका हल कैसे निकला? आखिरकार, जैसा कि स्रोत बताता है, 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत ये तय किया गया कि लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जगह पर स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा को प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। हाँ, प्रमुख याम्योत्तर। और ऐसा क्यों? मतलब ग्रीनविच में ऐसा क्या खास था? उस समय ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री और आर्थिक शक्ति था। उनके जहाज पूरी दुनिया में यात्रा करते थे और उनके बनाए नक्शे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे। बिल्कुल। तो ये एक तरह से उस दौर की भू राजनीति का नतीजा था कि ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया। ये रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। और यहीं पर हमारे स्रोत में एक हैरान कर देने वाली जानकारी है। कौन सी? ग्रीनविच को मानक मानने से सदियों पहले भारत की अपनी एक प्रमुख याम्योत्तर रेखा थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। और ये रेखा उज्जैनी यानी आज के उज्जैन से होकर गुजरती थी। हाँ, ये वाकई में एक आकर्षक तथ्य है। उज्जैन सदियों तक भारतीय खगोल विज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। महान खगोलविद वराह मिहिर और भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने यहीं काम किया। ये दिखाता है कि ज्ञान विज्ञान की हमारी परंपरा कितनी समृद्ध थी। बिल्कुल। मतलब हम ग्रीनविच से सदियों आगे थे इस मामले में। खैर, वापस आज के सिस्टम पर आते हैं। तो अब हमारे पास अक्षांश और देशांतर दोनों हैं। ये दोनों मिलकर पूरी पृथ्वी पर एक ग्रिड या जाल बनाते हैं। और इसी ग्रिड की मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी छोटे से छोटे स्थान का एक वैश्विक पता बता सकते हैं। जैसे स्रोत में दिल्ली का उदाहरण है। दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ये 2 नंबर दिल्ली का ग्लोबल एड्रेस है। इन नंबरों से दुनिया में कोई भी व्यक्ति नक्शे पर दिल्ली को ढूंढ सकता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ जगहों के बारे में नहीं है, यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होती है। अच्छा। क्योंकि देशांतर का सीधा और गहरा रिश्ता एक ऐसी चीज से है जो हमारी जिंदगी को हर पल नियंत्रित करती है, और वो है समय। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और 24 घंटे में एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री लगा लेती है। हाँ, थोड़ा गणित लगाएं तो 24 घंटे में 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। और यहीं से समय का सारा खेल शुरू होता है। क्या मतलब? इसका सीधा मतलब है कि हर 15 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। 1 घंटे का अंतर? हाँ। स्रोत में इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है। मान लीजिए गुजरात के पोरबंदर में बैठा एक दोस्त असम के तिनसुकिया में बैठे अपने दोस्त को शाम को फोन करता है। तिनसुकिया वाला दोस्त कहता है, अरे यहाँ तो सूरज डूब गया और रात होने वाली है। जबकि पोरबंदर वाला दोस्त हैरान होकर कहता है, क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो अभी भी अच्छी खासी धूप है। हाँ, ये सच में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ना, वो बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा? पोरबंदर और तिनसुकिया के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अच्छा, तो 15 डिग्री पे 1 घंटा, मतलब 30 डिग्री पे लगभग 2 घंटे का अंतर। करीब करीब 2 घंटे। इसीलिए तिनसुकिया में सूर्योदय और सूर्यास्त पोरबंदर से करीब 2 घंटे पहले हो जाता है। 2 घंटे। इसका मतलब है कि जब तिनसुकिया में बच्चे खेल कर घर लौट रहे होते हैं, तब पोरबंदर में शायद स्कूल की छुट्टी ही हो रही हो। हाँ, एक ही देश में इतना बड़ा फर्क। तो अगर हर शहर अपना अपना स्थानीय समय इस्तेमाल करने लगे, तब तो बहुत भ्रम पैदा होगा। ट्रेनों और उड़ानों का टाइम टेबल बनाना ही नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। इसी भ्रम से बचने के लिए ज्यादातर देश एक मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम अपनाते हैं। ये क्या होता है? ये आमतौर पर देश के बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा के स्थानीय समय पर आधारित होता है। भारत में कौन सी रेखा है ये? भारत में ये रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो प्रयागराज के पास से गुजरती है। इसी रेखा के समय को पूरे देश की घड़ियां मानती हैं। अच्छा, तो इसीलिए भारत का मानक समय यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5 या 6 घंटे नहीं, हाँ, बल्कि 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि 82.5 डिग्री 15 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और जब हम इसी अवधारणा को वैश्विक स्तर पर देखते हैं, तो हमें समय क्षेत्र यानी टाइम जोन्स मिलते हैं। दुनिया को मोटे तौर पर 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है।
हर क्षेत्र लगभग 15 डिग्री देशांतर का होता है। लेकिन ये रेखा एकदम सीधी नहीं होती है ना? मैंने देखा है कि ये अक्सर देशों की सीमाओं के साथ साथ मुड़ जाती हैं। हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक ही देश के भीतर, खासकर छोटे देशों में, अलग-अलग समय जोन का झंझट ना हो। लेकिन बड़े देशों में तो ऐसा नहीं हो पाता होगा। नहीं, रूस जैसे बहुत बड़े देशों में ऐसा करना संभव नहीं है। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि रूस में कितने समय क्षेत्र हैं? 3, शायद 4, 11। 11। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य भूमि पर 4 और कुल मिलाकर 6 समय क्षेत्र हैं। 11, यानी अगर आप रूस में एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रेन से यात्रा कर रही हैं तो आपको 10 बार अपनी घड़ी बदलनी पड़ेगी। हाँ, ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। और इस पूरी कहानी में एक आखिरी और सबसे अनोखी रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ, ये रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, यानी प्रमुख याम्योत्तर के ठीक विपरीत। और ये वो जादुई जगह है जहाँ कैलेंडर की तारीख बदलती है। बिल्कुल। रुकिए, इसका क्या मतलब हुआ? तारीख बदलती है? इसका मतलब है कि अगर आप इस रेखा को जहाज या विमान से पूर्व की ओर, मतलब अमेरिका की तरफ जाते हुए पार करते हैं, तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं। जैसे? मान लीजिए आप सोमवार से वापस रविवार में पहुंच जाएंगे। और अगर आप पश्चिम की ओर, यानी एशिया की तरफ जाते हुए इसे पार करते हैं, तो एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। रविवार से सीधे सोमवार? हाँ, मतलब आप सचमुच समय में यात्रा कर सकते हैं, एक तरह से। एक तरह से हाँ। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि हमने एक साधारण से दिखने वाले नक्शे से शुरुआत की और पृथ्वी के उस अदृश्य वैश्विक ग्रिड सिस्टम तक पहुंचे, जो न केवल ये बताता है कि हम कहाँ हैं, बल्कि हमारी घड़ियों को भी नियंत्रित करता है। बिल्कुल। हमने सीखा कि नक्शे पैमाना, दिशा और प्रतीकों जैसी सरल भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी समझा कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को अक्षांश और देशांतर के 2 निर्देशांकों की मदद से सटीक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। सही। और सबसे बड़ी बात यह कि देशांतर सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर समय से जुड़ा हुआ है, जो हमारे पूरे वैश्विक समाज को एक साथ जोड़े रखता है। बिल्कुल। चलिए आज की इस बातचीत को एक उत्तेजक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। स्रोत में एक जगह उल्लेख है कि देशांतर को सही मापने के लिए सटीक समय जानना जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज हम अपने फोन पर एक टैप से दुनिया में कहीं का भी समय और अपनी स्थिति जान सकते हैं। ये हमें बहुत मामूली बात लगती है ना? बहुत मामूली। लेकिन उन सदियों पुराने नाविकों और खोजकर्ताओं के बारे में एक पल के लिए सोचिए, जिनके पास सटीक घड़ियां नहीं थीं। खुले समुद्र के बीच में, जहां कोई मील का पत्थर नहीं होता, वहां अपनी पूर्व पश्चिम की स्थिति यानी देशांतर का पता लगाना सिर्फ भूगोल की नहीं, बल्कि समय को सही मापने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। ये एक ऐसी पहेली थी जिसमें सदियों तक दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों, खगोलविदों और घड़ी साजों को उलझाए रखा। और इसे सुलझाने की दौड़ ने ही आधुनिक नेविगेशन और तकनीक को जन्म दिया।